हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो हम कॉमर्स का सिलेबस है वो कर रहे हैं, और कॉमर्स के सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, और सेकंड यूनिट का पेडागोगिकल एनालिसिस का टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। आज मैं आपको सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं कराने जा रही हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लेसन प्लानिंग। नाम से ही पता चल रहा है लेसन प्लानिंग की, किसी लेसन के प्लान करना। स्टूडेंट्स, जो लेसन प्लान जो होता है ना, वो एक्चुअल में जो वर्क हम करने जा रहे हैं या एक टीचर जो वर्क करने जा रहा है ड्यूरिंग क्लास, उसकी प्लानिंग है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक टीचर की वर्किंग फिलोसफी, नॉलेज ऑफ फिलोसफी, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये जो चीज़ें होती हैं वो लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। एक टीचर की एबिलिटी टू यूटिलाइज इफ़ेक्टिव मेथड्स, जिनका वो यूज़ करेगा किसने, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। मतलब सिंपल सा है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग कराने में जो लेसन प्लानिंग होती है वो एक की का काम करती है। ए प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ए लेसन इज़ द की टू इफ़ेक्टिव टीचिंग। एक डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ। ए लेसन प्लान में बी डिफाइंड एज ए टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन arranged in an order in which they are to be presented to students by the teacher। मतलब एक लेसन प्लान एक लेसन के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की आउटलाइन होती है, जिन्हें उस सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है जिस सीक्वेंस में एक टीचर को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया जाना होता है। आ गया होगा समझ में कि लेसन प्लान को हम क्या क्या कह सकते हैं। ए लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन होता है। ए लेसन प्लान इज ए गाइड मैप ऑफ एक्शंस होता है। एक क्रिएटिव वर्क होता है टीचर का। मीन्स ऑफ इवेल्युएशन टीचिंग रिजल्ट्स होता है। ए सम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स होता है। कि ये सारी चीज़ें हम लेसन प्लान को बोल सकते हैं कि लेसन प्लान में ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। चलते हम नीड एंड इम्पोर्टेंस पर। ये लेसन प्लानिंग की नीड एंड इम्पोर्टेंस है, वो क्या क्या होती हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। एक लेसन प्लानिंग क्या होती है, मैंने बताया कि जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में। और लेसन प्लानिंग किसी भी लेसन को टीच कराने से पहले एक टीचर के द्वारा की गई प्रिपरेशन और प्लानिंग को पॉइंट आउट करती है। कि एक टीचर ने किसी भी लेक्चर को डिलीवर करने से पहले या किसी भी लेसन को डिलीवर करने से पहले जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी प्लानिंग की है, उसको लेसन प्लानिंग क्या करती है, पॉइंट आउट करती है। इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस में हम कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल करेंगे। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। मतलब लेसन प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए एक टीचर को एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और उसके लिए वह बहुत सारी क्या होता है, एडिशनल नॉलेज के लिए बहुत सारी बुक्स हैं उनको रीड करता है, जिससे उसकी नॉलेज है वो ब्रॉड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करते समय टीचर माइंड में जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को रखता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको एक टीचर को अचीव करना होता है।
और उनके बेस पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो एक टीचर की क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो होनी चाहिए, और या फिर क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव करने के लिए जो लेसन प्लानिंग है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सबको पता है कि एक वेल प्लान लेसन है वो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के टाइम और एनर्जी को बचाता है, बिकॉज ए वेल प्लान इज will be delivered in a well planned lesson will be delivered in a more logical or orderly and systematic way। कि जो वेल प्लान लेसन होता है वो ऑर्डरली और सिस्टमिक वे से कम टाइम में इफ़ेक्टिवली पूरा किया जा सकता है। तो ये टाइम और एनर्जी को सेव करता है, लेसन प्लानिंग है वो। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीचिंग और लर्निंग में क्या होना चाहिए? कोरिलेशन होना चाहिए। और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टीचिंग मेथड्स का। और जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके लिए क्या करनी पड़ती है? लेसन प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि लेसन प्लानिंग में ही तो पता लगेगा कि जो हम कंटेंट स्टूडेंट्स को कराने जा रहे हैं उनके लिए कौन से मेथड्स और कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हेल्पफुल इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन। एक टीचर सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने के लिए मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करता है, लाइक फ्रॉम अननोन टू अननोन, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। और इन मैगजीम्स की प्री डिटर्मिनेशन मीन्स प्री प्लानिंग सब्जेक्ट मैटर को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने में टीचर की हेल्प करती है। और इन मैगजीम्स का कब पता चलेगा? लेसन प्लानिंग करेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सी मैगजीम्स का यूज करना है प्रेजेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंटिन्यूटी इन टीचिंग प्रोसेस। मतलब एक टीचर जिसने अपना लेसन प्लान केयरफुली प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको पता होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो क्लास में करानी है, जिससे टीचिंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हेल्पफुल इन मेकिंग द लेसन इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड क्लियर। मतलब एक टीचर के अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करने में एनर्जी और टाइम दोनों लगते हैं, बिकॉज लेसन प्लान प्रिपेयर करते इसमें वह स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेसिटीज़, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा को क्या करता है? अपने माइंड में रखता है, क्योंकि लेसन प्लान वो किसके लिए तैयार कर रहा है? ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने माइंड में रखेगा। और अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और क्लियर बनाने के लिए क्या करेगा? टीचिंग एड्स का यूज़ करता है। और टीचिंग एड्स को कौन कौन सी टीचिंग एड्स हैं जो उसके टीच कराते इसमें ज़रूरत पड़ेगी, उनका कब पता चलेगा? जब वो एक लेसन प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट क्या है? इक्वल वेटेज टू ऑल कंटेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस, एक टीचर लेसन प्लानिंग की हेल्प से होल सब्जेक्ट मैटर के सभी यूनिट्स को माइंड में रखता है कि इस सब्जेक्ट मैटर में कौन कौन से यूनिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल टाइम, पहले से ही वह डिसाइड कर लेता है कि किस टॉपिक या किस यूनिट को कितना टाइम देना है, जिससे सिलेबस या करिकुलम जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर का है वो टाइम पे कवर करा सके। ये सारी चीज़ें वो लेसन प्लानिंग के जरिए ही कर सकता है। नेक्स्ट हो गया नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब लेसन को प्रेजेंट करने से पहले या लेसन को प्रेजेंट करने में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो पहले से ही पॉइंट आउट कर लेता है
और उनका सॉल्यूशन भी पहले ही निकाल लेता है, जिससे टीचर प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स अपनी तैयारी है वो कर लेता है। और वो तैयारी कब होगी? जब वो लेसन प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गेनिंग कॉन्फिडेंस। लेसन प्लानिंग से टीचर को पहले से ही टीचिंग की प्रिपरेशन हो जाती है, जिससे मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो क्लास में स्टूडेंट्स को फेस आउट कर सकता है, क्योंकि सारी प्लानिंग होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी उसे पहले से ही नॉलेज हो जाती है लेसन प्लानिंग के थ्रू, तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जा सकता है और अपने स्टूडेंट्स को फेस आउट कर सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन डिसिप्लिन। मतलब विदाउट लेसन प्लानिंग एक टीचर का क्लास पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज उसको पता ही नहीं होता कि उसे क्या कराना है, कौन सी एक्टिविटीज़ है वो करानी है। बट लेसन प्लानिंग के थ्रू वह डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करके स्टूडेंट्स को क्लास में बिजी रख सकता है, जिससे क्या होता है कि डिसिप्लिन पे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है helpful in the use of suitable techniques of evaluation। मतलब अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और अपने लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानने के लिए जो टीचर क्या करता है, डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स का यूज करता है। और कौन से टॉपिक में कौन सी इवेल्युएशन टेक्निक्स यूज होंगी, ये भी लेसन प्लानिंग के थ्रू ही एक टीचर को पता लगता है कि इस कंटेंट को टीच कराने के लिए मेरे को ये इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं, इसका यूज़ करूँगा तभी तो पता लगेगा कि जो टीचिंग है मेरी वो इफ़ेक्टिव रही या लर्निंग आउटकम्स है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आए या नहीं आए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस के, कि नीड एंड इम्पोर्टेंस में हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। एक दो पॉइंट्स है वो अकॉर्डिंग बुक्स में ज़्यादा भी दे रखे हैं, वो आप कर लेना क्योंकि वो इजी ही हैं। मैंने मेन पॉइंट है वो बता दिए हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया जाता है। प्रोसीजर इन प्लानिंग द लेसन, कि जो एक लेसन को प्लान करने में किस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोसीजर इन प्लानिंग द लेसन, लेसन प्लान का जो टीचिंग प्रोसेस होती है उससे डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें मेनली हम 3 कंसेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया एंड थर्ड इवैल्यूएशन हो गया। हम क्या करते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, मेथड्स या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को। जिनसे क्या निकल के आता है, स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस निकल के आता है। और ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या काम करते हैं, स्टूडेंट्स के चेंज इन बिहेवियर का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स को सिलेक्ट किया, जिससे क्या निकल के आया, स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस निकल के आया। लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू क्या होता है, चेंज इन बिहेव होता है। और स्टूडेंट्स के चेंज इन बिहेवियर, मतलब स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो चेंज आता है वो लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, मैंने बताया। और जो चेंज इन बिहेवियर है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव
से मैच होते हैं या नहीं, वो कौन बताता है? इवैल्यूएशन बताता है। और इवैल्यूएशन के लिए हम क्या क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। मीन सबसे पहले क्या आता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम सब्जेक्ट मैटर या मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं, जिससे क्या निकल के आता है? लर्निंग एक्सपीरियंस निकल के आता है। और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो क्या काम करता है? स्टूडेंट्स का चेंज इन बिहेवियर के लिए मोटिवेट करता है। और लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू जो स्टूडेंट्स में चेंज इन बिहेवियर वो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आए या नहीं आए, वो कौन बताता है? इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन बताता है। और इवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं हम? इवैल्यूएशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ये बता दिया कि जो लेसन प्लानिंग है उसमें मेनली हम 3 कंसेप्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं हम इसके प्रोसीजर पर कि लेसन प्लानिंग का प्रोसीजर है वो क्या होता है। फर्स्ट क्या? डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड, सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। एंड नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग। हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ये तो सभी को पता है कि हम एम्स जो होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसमें हम मेनली 4 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव का मैं पहले भी बता चुकी हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर में। इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? एजुकेशनल प्रोसेस से, एजुकेशनल सिस्टम से, सॉरी। एक एजुकेशनल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ या डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस हैं, वो अपने अपने रिपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट जो है एजुकेशनल जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल एम्स हैं, वो बता रखे हैं। और एक टीचर को जो अपने लेसन प्लानिंग करने जा रहा है उनको ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमें इसी के अकॉर्डिंग निकालने हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। टीचर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट उसे टीच कराना है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कॉमर्स है वो क्यों टीच करा रहा है, वो वाई ही और सी इज टीचिंग कॉमर्स विद द जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन इन माइंड्स। कि जब वो टीच करा रहा होता है कॉमर्स तो वो एजुकेशनल एम्स और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको माइंड में वो रखता है। और एंड ऑफ द ईयर वो इवेलुएट भी करता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके रिजल्ट आए या नहीं आए। नेक्स्ट कौन सा है? यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। टीचर को यूनिट ऑब्जेक्टिव से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एंड द टीचर मस्ट नो हिज पर्पस इन द टीचिंग ऑफ द यूनिट एंड he must see that his purpose of the unit is correlate with the objective of the subject matter। कि जो यूनिट ऑब्जेक्टिव वो किससे मेल खाते हुए होने चाहिए? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेली लेसन। डेली रूटीन में जो वो कंटेंट कराता है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो। इट मीन्स व्हाट द टीचर एक्सपेक्ट टू अचीव ड्यूरिंग द क्लास पीरियड and these objectives should be formed in behavioral terms as suggested by the Bloom। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको कराई थी उसके अकॉर्डिंग जो उसकी फॉर्म में जो होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में वो राइट किए जाते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मीन्स ये है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो यूनिट ऑब्जेक्टिव से मैच खाते हुए होने चाहिए, और जो यूनिट ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले इस लेसन प्लानिंग के प्रोसीजर में किसको इंक्लूड करते हैं? डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर।
It means selection of material required careful discrimination. मतलब ऐसे मटेरियल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए विच डज नॉट कंट्रीब्यूट द एम ऑफ द एजुकेशन. हमने वही सब्जेक्ट मैटर को इसमें इंक्लूड करना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से मैच करते हुए हों, जिनकी हेल्प से हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में वो अचीव कर सकें. ऑन द अदर हैंड द टीचर मस्ट टेक केयर इन द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक. मतलब टेक्स्ट बुक जिसके थ्रू वो टीच कराने जा रहा है वो एक मीन्स है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, सोर्स नहीं, वो सिर्फ मीन्स है. In the last, the material should be arranged in terms of the learner's experience rather in terms of the subject itself. मतलब जो लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट के अपने अकॉर्डिंग. क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट मैटर को ही डिसाइड करेंगे, उनके लेवल ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग टू अचीव द एम्स ऑफ द टॉपिक. किसकी ज़रूरत होती है? सिलेक्टिंग द प्रॉपर या करेक्ट डिवाइस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. और एप्रोप्रिएट मेथड्स और टेक्निक्स को टीचर कैसे सिलेक्ट कर सकता है? इसके लिए द टीचर शुड नो दैट व्हाट एक्टिविटीज ही और सी डूइंग द क्लास टीचिंग. कि कौन सी एक्टिविटीज जो ड्यूरिंग क्लास कराने जा रहा है वो ही उसे बताती है कि कौन से मेथड को, कौन से टेक्निक्स को उसको यूज करना है. ये प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज़ में अकॉर्डिंग टू डिमांड कोई चेंज करना भी पड़ जाए तो उसके लिए भी टीचर को रेडी रहना चाहिए कि जो भी वो प्लानिंग करके जा रहा है, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड कुछ और हो जाए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग भी उसे क्या चेंज करना है एक्टिविटीज़ में, उसके लिए भी टीचर को प्रिपेयर रहना चाहिए. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम लेसन प्लान के प्रोसीजर में इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट कौन सा है? डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट कौन सा है? सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर. एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग. ये 3 पॉइंट्स है जो हम प्रोसीजर में इंक्लूड करते हैं. अब चलते हैं हम लेसन प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप्स पर. स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग कि कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए लेसन प्लानिंग को प्रिपेयर करते टाइम. फर्स्ट कौन सा है? इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन और कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिटुलेशन. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन. इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन. इंट्रोडक्शन है वो लेसन के क्या है? सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोड्यूस कराता है. इन दिस स्टेज नथिंग न्यू इज टॉट टू स्टूडेंट्स. इसमें टीचर को कोई नया टीच नहीं कराता, सिर्फ टीचर यह जानने की कोशिश करता है कि जो टॉपिक वो टीच कराने जा रहा है वो जो टॉपिक वो टीच कराने जा रहा है उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में कि या उस टॉपिक से रिलेवेंट नॉलेज है वो स्टूडेंट्स की कितनी है.
जिसके लिए वह पीके टेस्टिंग करता है। क्यों? और पीके टेस्टिंग क्या होती है? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वो कैसे कर सकता है? क्वेश्चनिंग के जरिए, जिसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स के सामने पुट करता है। ये तो सभी को पता है कि एक गुड इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को मोटिवेट और इंटरेस्ट क्रिएट करती है स्टूडेंट्स का, किसमें? स्टडी में। इसमें हम किस किस चीज़ को मेनली इंक्लूड करते हैं? टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो मैंने बता दिया। किससे पता चलेगा? पीके टेस्टिंग के थ्रू। अराउजिंग क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू नॉलेज, ये है, अगर गुड इंट्रोडक्शन होगी तो स्टूडेंट्स मोटिवेट भी होंगे और जो उनका इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट होगा। यूज ऑफ पिक्चर्स एंड चार्ट, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। स्किलफुल क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रेजेंटेशन। क्या बताएं? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के नाम से पता है, प्रेजेंट करना। इसमें स्टूडेंट्स की मेंटल एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। एट दिस स्टेज टीचर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करता है। और वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा। एंड एट दिस स्टेज बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर पार्टिसिपेट, कि जो इस स्टेज पे जो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों क्या होते हैं? एक्टिव रोल में होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? सिर्फ टीचर एक्टिव रोल में होता है, स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल नहीं होता। लेकिन जो प्रेजेंटेशन वाले स्टेप में स्टूडेंट और टीचर क्या होते हैं? दोनों का एक्टिव रोल होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एट दिस स्टेज टीचर also use different teaching aids for making his teaching effective, कि जो इस स्टेप में प्रेजेंटेशन में जो टीचर होता है वो डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करता है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। और द प्रेजेंटेशन स्टेप shall be divided into two or more than टू कॉलम्स। जो प्रेजेंटेशन के स्टेप्स होते हैं वो दो से ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। राइट हैंड साइड में क्या किया जाता है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं? सब्जेक्ट मैटर, ये मैं बताऊंगी प्रॉपर लेसन प्लानिंग के थ्रू। और राइट हैंड साइड में क्या क्या हो चीज़ें होती है? एक्टिविटी आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे, ब्लैक समरी है वो आ जाएगा। ये मैं बताऊंगी प्रेजेंटेशन है वो क्या क्या कैसे करनी है प्रॉपर लेसन प्लानिंग के थ्रू। तो प्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया कि इसमें स्टूडेंट्स की मेंटल एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और जो टीचर होता है वो डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा एसोसिएशन और कंपैरिजन। एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज, जो स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है जो हमने टेस्ट पता लगाई किसके थ्रू? इंट्रोडक्शन के थ्रू, पीके टेस्टिंग के थ्रू। और जो न्यू नॉलेज उन्होंने गेन की है प्रेजेंटेशन स्टेप पे, उन दोनों को कोरिलेट किया जाता है या फिर दोनों को एसोसिएट किया जाता है इस स्टेप पर। थ्रू दिस क्रिएटिव प्रोसेस समथिंग न्यू इज मेड और डिस्कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। इस स्टेप में क्या होता है? एक टीचर का रोल होता है वो इनएक्टिव रोल होता है, जो स्टूडेंट का ही स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव रोल में होते हैं। टीचर क्या करता है? सिर्फ हेल्प करता है उनको गाइड करने में, या जो एसोसिएशन और कंपैरिजन कर रहे हैं न्यू नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज में, उसको किस प्रकार से किया जाएगा? अजम्पशन या कोरिलेट या कंपैरिजन, उसमें क्या करता है? टीचर हेल्प करता है सिर्फ स्टूडेंट्स की। और जो वो कोरिलेट करते हो स्टूडेंट्स कोरिलेट करके
क्या नया कंक्लूजन उससे निकाल के लेके आएंगे, वो स्टूडेंट्स है वो अपने आप करते हैं। आ गई बात समझ में? चलते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरलाइजेशन। एट दिस स्टेज द टीचर फर्दर इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लर्निंग मटेरियल प्रॉपरली। इस स्टेज पर भी टीचर स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हैं। इसके लिए टीचर इंडक्टिव प्रोसेस को यूज करता है। किसके लिए? जनरलाइजेशन करने के लिए। किस? इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस कौन सी होती है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रूल्स पर जाते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कंक्लूजन पे जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे इंडक्टिव प्रोसेस होती है। और जो टीचर क्या करता है कि इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू जनरलाइजेशन पर कैसे किया जाए, कैसे पहुंचा जाएगा या जनरलाइज कैसे किया जाएगा किसी टॉपिक को, उसमें स्टूडेंट्स को गाइड करता है। एट दिस स्टेज टीचर का वर्क केवल स्टूडेंट्स, मतलब इस स्टेज पे भी जो टीचर का काम है वो केवल स्टूडेंट्स को गाइड करना है। जो जनरलाइजेशन का काम होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एप्लीकेशन। क्या बताया मैंने? एप्लीकेशन। एट दिस स्टेज जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स ने गेन की है उसको सर्टेन सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। फिर इस स्टेज पे जो नॉलेज होती है वो क्लियर और मीनिंगफुल बन जाती है। और वो कैसे बनती है?